24 के चुनाव में क्या बेईमानी की जाएगी और ईवीएम को सेट कर लिया जाएगा? क्या वाकई में ये ठीक है या वाकई में इसमें कुछ झाम है? इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था। सवाल ये है कि आप जो वोट देते हैं, क्या वो सही जगह जाता है? नमस्कार, मैं हूं शिवम। 24 के चुनाव में क्या बेईमानी की जाएगी और ईवीएम को सेट कर लिया जाएगा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या ये समझ पाया है आदमी कि वाकई में ईवीएम सेट होती है? नहीं। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, शॉर्ट में इसको एडीआर कहते हैं, इसकी ईवीएम की गिनती को वीवीपैट से सत्यापित कराने की मांग वाली एक याचिका थी जो इसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इस पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने और जवाब मांगा है। आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का वक्त भी दिया है और ये कहा है कि आप 3 हफ्ते में इस बात का जवाब दीजिए। इस खबर को देखते वक्त एक ख्याल दिमाग में आया जो 2019 के साल से जुड़ा हुआ है, जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही मामले में झूठ बोला था। सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला था चुनाव आयोग ने। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, 2019 मार्च में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने कई झूठे दावे किए थे। क्या दावे थे? सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको वो बताता हूं। निर्वाचन आयोग ने एक हलफनामा विपक्ष की 21 पार्टियों की उस याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, जिस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग से ये मांग की गई थी इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि वो 50% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के परिणामों का मिलान वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी मतदाता सत्यापन पर्ची, जिसको शॉर्ट में वीवीपैट कहते हैं, उससे कराए। ये मांग की गई थी। 8 अप्रैल को निर्वाचन उपायुक्त उस वक्त के सुदीप जैन थे, उनके द्वारा दायर हलफनामे को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने वो हलफनामा जारी किया था सुप्रीम कोर्ट में। हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने यह दावा किया था कि पिछले 2 सालों में वीवीपैट और ईवीएम के मिलान में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, यानी 18 और 17 में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। और यह भी कहा गया कि 2003 से निर्वाचन आयोग को वीवीपैट के गलत होने की केवल एक शिकायत मिली है और इसके अलावा कोई शिकायत नहीं मिली। इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग ने उस हलफनामे में यह भी दावा किया था कि मई 2017 से अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनावों में करीब 1500 मतदान केंद्रों में वीवीपैट का मिलान ईवीएम के वोटों से किए गए थे। ये उन्होंने इसमें बताया था हलफनामे में, और ये कहा था कि ये जब हलफ मिलान किए गए तो ये बराबर पाए गए, यानी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली इस चुनाव में। इस दावे के बावजूद न्यूज 18 में छपी पीटीआई की रिपोर्ट में गुजरात के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो उस वक्त के थे, बीबी स्वाइन, उन्होंने ये माना था कि 30 दिसंबर 2017 को हुए विधानसभा चुनावों में 4 सीटों में जिसमें बागरा, द्वारिका, अलंकेश्वर और भावनगर ग्रामीण की सीटें शामिल थी, वहां पर एक मतदान केंद्र में वीवीपैट और ईवीएम के परिणामों में अंतर पाया गया था, यानी वो मिलान ठीक नहीं थे। तो एक तो झूठी हो जाता है। स्वाइन ने यह भी बताया था अपने इस बयान में कि इन सीटों के एक मतदान केंद्र में अंतर पाया गया था। उन्होंने ये कहा था कि ये इसलिए हुआ था क्योंकि निर्वाचन अधिकारी ने, जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती की होगी जो पहले पकड़ में नहीं आई। हमने मतदान केंद्रों में वीवीपैट की गणना करके मामले को हल कर लिया है, ये उनके शब्द हैं वीपी स्वाइन के। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 7 निर्वाचन क्षेत्रों के 10 मतदान केंद्रों में वीवीपैट पर्चियों की गणना की गई थी, क्योंकि वहां पर जो पीठासीन अधिकारी थे जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने 9 से 14 दिसंबर को मतदान से पहले कराए गए मॉक मतदान में, एक जो ट्रायल होता है, एक ट्रेनिंग होती है, मॉक मतदान के बाद इन मशीनों को रीसेट कर दिया था। अब दिलचस्प बात यह है कि इन जानकारियों को बताने के बावजूद भी न्यूज 18 की रिपोर्ट का शीर्षक जो था वो ये था कि निर्वाचन अधिकारी का दावा, रैंडम मतगणना में ईवीएम और वीवीपैट का मिलान 100% सही। हैरानी होती है। निर्वाचन आयोग के हलफनामे में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया, उसमें ऐसी बातें भी की गई थी जो सच्चाई को छिपाती हुई दिखती हैं और अदालत को यानी कोर्ट को गुमराह करती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब इसका मैं उदाहरण देके आपको बताता हूं। उदाहरण यह है कि हलफनामे में उन मतदाताओं की महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया जिन्होंने इस बात की शिकायत की थी
कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया वो वीवीपैट पर्ची से मेल नहीं खाता। ऐसे बहुत सारे मतदाता थे जिन्होंने ऐसा किया था। ऐसी एक घटना मई 2018 में हुई जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में भी ऐसी घटना का जिक्र मिलता है। उस वक्त ANI ने प्रकाशित किया था इस खबर को और एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा था कि मॉक मतदान के बाद EVM को रिसीट न करने के चलते हुबली धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में EVM और वीवीपैट की जो अंतिम गणना है उसमें 54 मतों का अंतर पाया गया, यानी वो एक तरह के नहीं थे। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया था कि निर्वाचन उम्मीदवार ने करीब 20,000 से ज्यादा मत हासिल किए थे, जबकि वीवीपैट में मात्र 459 मत रिकॉर्ड हुए थे और इसका अंतिम परिणाम जो था उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इसमें भी कई सारे सवाल थे और ये कहा गया कि निर्वाचन आयोग के हलफनामे में इन दोनों ही घटनाओं का जिक्र कहीं नहीं मिलता जो उसने सुप्रीम कोर्ट को दिए थे। निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में उपरोक्त बात को दोहराते हुए ये कहा कि आज तक 1500 मतदान केंद्रों में किए गए मॉक मतदान में वीवीपैट सत्यापन में कोई अंतर नहीं पाया गया है, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। ये झूठ था उसका दावा, क्योंकि घटनाएं आ रही थी। निर्वाचन आयोग ने अपने आधिकारिक मैनुअल में वीवीपैट सत्यापन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। इसके तहत राज्य में होने वाले चुनावों में प्रत्येक विधानसभा यानी हर विधानसभा सीट के एक मतदान केंद्र में वीवीपैट का सत्यापन किया जाना है और इसी तरह लोकसभा चुनावों में भी जो एक मतदान केंद्र चयन किया जाएगा उसका सत्यापन किया जाएगा। ये कहा गया कि 50% सत्यापन वाली जो मांग है उसकी याचिका को इसके बाद खारिज कर दिया जाए। और अप्रैल में दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को ये निर्देश दिया था उसी साल कि वो प्रत्येक निर्वाचन सीट के 5 मतदान केंद्रों में सत्यापन कराएगा। उस फैसले में अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने निर्वाचन आयोग की उस बात को स्वीकार किया था जिसमें वो ये कहता है कि 50% सत्यापन कराने से मतगणना प्रक्रिया में 5 से 6 घंटों का विलंब होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बात स्वीकार कर ली इलेक्शन कमीशन की। लेकिन निर्वाचन आयोग के हलफनामे में ऐसी किसी भी बात की सच्चाई को नहीं दिखाया गया और ऐसा लगता है कि वो सच्चाई को छुपाती है और अदालत को गुमराह करती है। ये मैं इसलिए घटना का जिक्र कर रहा हूं कि अभी समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए हलफनामे में उन मतदाताओं की संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं दिखाने की कोशिश की गई जिन्होंने ये लगातार दावा किया और ये वो कहते रहे कि वो जो लगातार कर रहे हैं या जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अब 2013 में आते हैं। 2013 में निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नियम 1961 में 49 MA नियम को जोड़ा था 2013 में, यानी 14 के चुनाव से पहले, जिसमें गलत वीवीपैट पर्ची की शिकायत मिलने पर पालन की जाने वाली मानक प्रक्रिया के बारे में बताया गया था और ये बताया गया था कि इसके बाद क्या होगा। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी शिकायत करता है और उसके बाद उसको लगता है कि वोट सही नहीं है तो मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति से इस संबंध में एक लिखित शिकायत लेंगे और ये पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। वो गलत शिकायत के परिणामों के बारे में भी शिकायतकर्ता को ये बताएंगे और इसके बाद मतदाता को पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में परीक्षण वोट डालना होगा। ये बाकायदा उस नियम में है और ये कहा गया कि अगर सही पाया जाता है तो सही पाए जाने पर मतदान प्रक्रिया या तो रोक दी जाएगी या फिर शिकायत से गलत पाए जाने पर परीक्षण मतों को मतदान की कुल संख्या से घटा दिया जाएगा। ये नियम में बाकायदा 2013 में दर्ज किया गया था। लेकिन निर्वाचन आयोग ने यह दावा किया है कि उन्हें इस मामले में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई पूरे देश में। किसी ने यह नहीं कहा कि उनके वोट गलत पड़े। शपथ पत्र में यह जिक्र किया गया कि यहां यह बताना जरूरी है कि 2013 में भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1628 विधानसभा सीटों और 21 संसदीय सीटों के लिए हुए चुनावों में वीवीपैट का इस्तेमाल किया। ये बताया है चुनाव आयोग ने और इस अवधि में उसे सिर्फ और सिर्फ एक शिकायत प्राप्त हुई इस तरह की गड़बड़ी की जिसमें मतदाता ने ये आरोप लगाया, मतदाता ने ये कहा कि उसने जहां पर वोट किया है वहां पर वोट नहीं किया। उसका ये भी कहना था कि पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में उसको जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जो दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं या जो अलग अलग मैगजीन रिपोर्ट्स में छपे उसमें यह पता चलता है कि 2018 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में
थुंगाथुर्थी निर्वाचन क्षेत्र है तेलंगाना में, यहाँ की लोयापल्ली मतदान केंद्र में 50 ऐसी शिकायतें दर्ज की गई थी तेलंगाना में, और नियम 49 MA के तहत परीक्षण वोट करवाए गए थे यहाँ पर, तेलंगाना की जिस सीट की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा 19 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति पक्षपाती होने के चलते, ये बड़ा गंभीर आरोप है, ये कहा गया कि भाई पक्षपाती हैं ये, उसकी व्यापक आलोचना भी की गई विपक्षियों के द्वारा भी, और निर्वाचन आयोग पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव न कराने के आरोप भी लगाए गए। 21 पार्टियों ने खुलेआम कहा। इस मामले में भी, चाहे वो कैरावैन मैगजीन हो, चाहे वो दूसरे अखबार हो, स्क्रॉल हो, इन्होंने ये कहा, सूचना के अधिकार के तहत इनको जानकारी मिली और जानकारी जुटाने के बाद इन्होंने बताया कि जो नियम है उससे संबंधित गुजरात के द्वारिका निर्वाचन क्षेत्र में 2017 दिसंबर को हुए चुनाव में ऐसी ही एक शिकायत मिली थी और ऐसी शिकायत से ये मामला आगे बढ़ा था। इस जवाब के अनुसार उस शिकायत को गलत पाया गया था और शिकायतकर्ता के खिलाफ, जिसने शिकायत की थी, उसके खिलाफ कल्याणपुर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट, एक FIR भी दर्ज कराई गई थी चुनाव आयोग की ओर से। यह स्पष्ट नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने हलफनामे में जो एक शिकायत का दावा किया या जो बताया गया कि भाई ये शिकायत हुई, वो यही है क्या जो गुजरात का मामला है। 2019 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की याचिका को उस वक्त खारिज कर दिया था, इसी वजह से क्योंकि निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में ये सारी चीजें बताई थी और सुप्रीम कोर्ट के बताया था कि भाई वो बिल्कुल ठीक है। एक बात जो विशेष तौर पर यहाँ पर जिक्र किया गया था इसमें, वो ये था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI की रिपोर्ट से संबंधित वो जिक्र था, जिसमें लिखा गया था कि हलफनामा जो दिया जा रहा है वो एकदम सही है, और ये कहा गया कि यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ISI की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 10,35,000 EVM और VPPAT में से 479 EVM और VPPAT का सत्यापन 99.9936% विश्वास हासिल करने के लिए पर्याप्त है। ये ISI का सहारा लिया। हलफनामे में आगे चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को मानते हुए निर्वाचन आयोग प्रति निर्वाचन क्षेत्र यानी हर उस इलाके में जहां पर वोट पड़ने हैं वहां पर एक मतदान केंद्र का सत्यापन कराएगी, जिनकी कुल संख्या 4,125 होगी। इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि इस सैंपल साइज में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से 99.9936% विश्वास में न के बराबर बढ़ोतरी होगी, ये उन्होंने अपने हलफनामे में कहा। हालांकि इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी खबरें आई और मीडिया रिपोर्ट्स में ISI की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए। निर्वाचन आयोग के हलफनामे में जो उस वक्त उसने हलफनामा दिया, उसमें कहा गया था कि ISI के अभय जी भट्ट, चेन्नई गणितीय संस्थान के राजीव करंदीकर और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो ये सब देखता है उसके ओंकार प्रसाद घोष वाली जो 3 सदस्यीय समिति थी, उसने इस रिपोर्ट को तैयार किया था, जिसके आधार पर वो ये बात करते हैं। लेकिन अप्रैल की एक रिपोर्ट है जो न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट है उस पर पब्लिश हुई, जिस पर भी मामला भी बना था, और वो ये कहता है सूचना के अधिकार के कानून के तहत उन्होंने जानकारी हासिल की और उससे पता चला कि निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में समिति के गठन के लिए ISI को कोई भी खत नहीं लिखा, यानी ये भी झूठ था, बल्कि आयोग ने इस संस्थान के दिल्ली केंद्र के प्रमुख भट्ट को एक पत्र लिखा था और अप्रैल में ही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने टेलीग्राफ को जो जानकारी दी वो भी मैं यहां बताना चाहता हूं। उन्होंने जानकारी दी कि ISI ने इस अध्ययन को स्वीकार नहीं किया है जो चुनाव आयोग बता रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि निर्वाचन आयोग या भट्ट ने 2 सदस्यों को समिति का हिस्सा बनाने का अनुरोध किया था या नहीं किया था, और ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया उस जमाने में, उस समय, कि ISI प्रक्रिया में शामिल थी भी या नहीं थी, ये भी स्पष्ट नहीं आई। लेकिन हलफनामा दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। जून 2016 में ISI ने बाहरी एजेंसियों के साथ किए जाने वाले कामों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे और इसके बाद ISI ने 12 सदस्यों की एक सेल का गठन किया था उस वक्त, और अकादमिक जगत के लोग थे उसमें, उद्योग जगत के लोग थे उसमें, शोध लैबोरेटरीज के साथ साथ जो और लोग काम कर रहे थे, उन तमाम प्रस्तावों की समीक्षा के लिए ये सब किया गया था। और इस सेल के सदस्यों की सूची में भट्ट का नाम नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और बात यह है कि इसके अतिरिक्त सहकार से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को सेल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को नहीं वैसे भेजा जाता है,
लेकिन इस बारे में निदेशक को अपनी सिफारिश देने की बात की गई थी, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले निदेशक की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि आईएसआई की उस रिपोर्ट को जिसका जिक्र निर्वाचन आयोग कर रहा है, जिसका जिक्र निर्वाचन आयोग ने हलफनामे में किया और सुप्रीम कोर्ट को दिया, उसको तैयार करने में पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको ऊपर बताई उसका पालन नहीं किया गया। ऐसा नहीं लगता कि ये सब हुआ है। जब इस सिलसिले में और लोगों से बात की गई तो ये पता चला ये 3 सदस्यीय समिति आईएसआई की एक आधिकारिक समिति थी जिसने दिशा निर्देशों का पालन किया था। इसके जवाब में बहुत सारी जानकारियां और भी मिली और भट्ट, जिनका नाम मैंने ऊपर लिया, वो कहते हैं कि मैं प्रक्रिया के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, मैं सिर्फ रिपोर्ट के तथ्यों पर बात कर सकता हूं जो इस रिपोर्ट में कहा गया था। उन्होंने इस बात का जिक्र इसमें किया है। निर्वाचन आयोग के दावों में वीवीपैट सत्यापन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतों पर बात नहीं की गई और निर्वाचन आयोग ये भी कहता है कि निर्वाचन आयोग की अगर आप आधिकारिक प्रक्रिया को देखें उसके हिसाब से सभी निर्वाचन अधिकारी जो भी उसमें रहते हैं, तैनात रहते हैं, उनको मतदाताओं की संख्या की रिपोर्ट जमा करनी होती है, यानी कितने मतदाताओं ने वोट किया। आधिकारिक तौर पर इस रिपोर्ट को रिपोर्ट क्रमांक 22 कहा जाता है जो जमा होती है और इसके साथ फॉर्म 20 में हर उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या भरनी होती है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कहाँ कितने वोट पड़े। तेलंगाना के थुंगाथुर्ती निर्वाचन क्षेत्र में रिपोर्ट क्रमांक 22 में जो कुल मतदान और फॉर्म 20 में वोटों की संख्या में जब मिलान किया गया तो उसमें एक अंतर पाया गया। रिपोर्ट क्रमांक 22 के हिसाब से 1,98,770 मतदाताओं ने वोट किया था, लेकिन जब इसका मिलान फॉर्म 20 से किया गया तो 1,99,862 वोट दर्ज किए गए थे। दोनों में करीब करीब 1,092 वोटों का अंतर पाया गया और इसी तरह इसी निर्वाचन क्षेत्र के अथलूरू मतदान केंद्र में 119 वोटों का अंतर पाया गया था। ये मैं घटना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है। इस सीट से तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार थे गद्दारी किशोर कुमार, वो सिर्फ 1847 वोटों से जीत गए थे, सिर्फ 1847 वोटों से, आप समझ सकते हैं। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार अदानी जयनकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट में इसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर की थी और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के द्वारा चुनाव प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्होंने यह मामला दर्ज कराया था। जयनकार ने उदाहरण देकर यह बताया था कि किस तरह से निर्वाचन अधिकारियों ने चीजें की। उन्होंने बताया था कि निर्वाचन अधिकारियों को प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोट वाला फॉर्म उम्मीदवार को देना होता है, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं दी गई, उनको ये नहीं बताया गया। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में अभी भी लंबित है, अभी भी ये मामला चल रहा है। ये तमाम घटनाक्रम ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग फेयर नहीं था। लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग पर 19 के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति पक्षपाती होने के लिए व्यापक आलोचना उसकी की गई और निर्वाचन आयोग पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव न कराने के आरोप भी लगे। ये घटनाएं मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं, बार बार इसको बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अब अगला चुनाव है, आरोप लग रहे हैं, विपक्ष फिर से कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त झूठा हलफनामा दिया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये अंदेशा है कि ऐसा ना हो कि कहीं पर मामला बिगड़ जाए और फिर 24 में धांधली हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कहता रहा है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि ये समझ में आए कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों ने जिसको वोट किया वही वोट लेकर जीता है। लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सवाल खड़े करती हैं कि क्या वाकई में ये ठीक है या वाकई में इसमें कुछ झाम है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी 19 में, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने अपने पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया था इसी मामले में। अब फिर से जब 19 में वीवीपैट का ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने 24 के चुनाव से पहले ये सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल ये है कि आप जो वोट देते हैं क्या वो सही जगह जाता है, जहां आपको देना चाहिए या जहां आपने दिया उसको ही वोट मिला। ये अभी भी प्रश्न अनुत्तरित है क्योंकि अभी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग के ऐसे झूठ कई पकड़े गए हैं, हो सकता है आगे भी पकड़े जाएं, तो सवाल भी खड़े होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने इतना लंबा कार्यक्रम देखा। थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन इसमें हमने कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं आपको कार्यक्रम कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाजत।